नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। आइए आपको बताते हैं दोनों सदनों में कौन कौन से कामकाज होने हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। संसद के मॉनसून सत्र के चौथे सप्ताह का आज चौथा दिन। दोनों ही सदनों में होंगे अहम विधायी कार्य। साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से पूछे जाएंगे कई महत्वपूर्ण प्रश्न। राज्यसभा में आज एक विधेयक पेश किए जाने के लिए और 2 विधेयक विचार तथा पारित किए जाने के लिए कार्य सूची में शामिल। सूची में शामिल इन विधेयकों में से एक है निरसन और संशोधन विधेयक 2023। लोकसभा में आज मंत्रिपरिषद में अविश्वास के प्रस्ताव पर होगी आगे की चर्चा। साथ ही अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 होगा विचार तथा पारित किए जाने के लिए सदन में प्रस्तुत। आइए आपको बताते हैं प्रश्नकाल के दौरान कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे का प्रश्न पेयजल की गुणवत्ता के संबंध में सर्वेक्षण का है। क्या सरकार ने खनन और औद्योगिक गतिविधियों वाले क्षेत्र में पीने के पानी और खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है, विशेष रूप से झारखंड में? पीने और खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले दूषित पानी के कारण संभावित स्वास्थ्य खतरों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सांसद हनुमान बेनीवाल का प्रश्न टोल पर प्रतीक्षा समय का है। क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर एक निर्धारित और निश्चित समय सीमा से अधिक समय तक वाहन रुकने की स्थिति में वाहनों को टोल से छूट देने का प्रावधान है? 1 जनवरी 2021 से 10 जुलाई 2021 की अवधि के दौरान उपरोक्त कारण से टोल टैक्स से छूट प्राप्त वाहनों का राज्यवार विवरण क्या है? सांसद रमा देवी का प्रश्न बैंकों से ऋण प्राप्त करने में एमएसएमई के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में आ रही चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या है? विशेष तौर पर बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य में क्या सरकार ने बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और झारखंड में एमएसएमई को ऋण देते समय बैंकिंग संस्थानों द्वारा मांगी जाने वाली कोलेटरल सिक्योरिटीज का आकलन किया है? क्या एमएसएमई से मांगे जा रहे ऋणों के लिए संपार्श्विक आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई की जा रही है? विशेष तौर पर बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल और झारखंड में उनके व्यवसाय के आकार और वित्तीय क्षमता के अनुसार है। सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी का प्रश्न बिहार में बाढ़ के कारण मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन का क्या हाल है? क्या सरकार का बिहार राज्य में महानंदा, गंगा और कोसी जैसी प्रमुख नदियों में बड़े पैमाने पर बाढ़ के कारण होने वाले मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कोई योजना बनाने का प्रस्ताव है? क्या बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी, अहमदाबाद, बरारी, जुरसेला, कदवा, आजमनगर, प्राणपुर ब्लॉक्स के गांव में रहने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा हर साल महानंदा, गंगा और कोसी नदियों में बाढ़ के कारण होने वाले बड़े पैमाने पर मिट्टी के कटाव से बुरी तरह प्रभावित होता है? क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई स्थायी समाधान प्रस्तावित है? विवरण साझा करें। सांसद कृष्णपाल सिंह का प्रश्न बायोडीजल क्रय नीति का है। देश में टिकाऊ ईंधन स्रोत के रूप में सरकार द्वारा लागू बायोडीजल खरीद नीति के योगदान का विवरण क्या है? साथ ही बायोडीजल क्रय नीति के अंतर्गत बायोडीजल खरीद हेतु निर्धारित
मापदंड एवं मानक क्या हैं? वो तरीका जिससे नीति, उत्पादन और खरीद प्रक्रियाओं में गुणवत्ता नियंत्रण और पर्यावरणीय स्थिरता मानदंडों का पालन सुनिश्चित करती है। जेट्रोफा और पोंगामिया जैसी जैव ईंधन फीड स्टॉक फसलों की खेती और बायोडीजल उत्पादन में उनके बाद के उपयोग के बारे में किसानों और अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने और भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। बायोडीजल उत्पादन, खरीद मात्रा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता लक्ष्यों में समग्र योगदान में उपलब्धियों के साथ साथ बायोडीजल खरीद नीति के तहत क्या प्रगति हुई है? सांसद हैबी ईडन का प्रश्न राजमार्गों पर स्ट्रीट लाइट्स का है। क्या देश में टोल कार्यान्वित राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्ट्रीट लाइट की कमी है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशवार बिना स्ट्रीट लाइट वाले टोल कार्यान्वित एनएच की संख्या सहित उसका विवरण क्या है? क्या कंटेनर टर्मिनल रोड एर्नाकुलम केरल यानी कि NH 966A कलामस्सेरी, एल्लूर, कदमकुड्डी, वरपुझा और तेरनलूर पर स्ट्रीट लाइट्स की अनुपलब्धता या कमी के कारण यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? वहीं स्ट्रीट लाइट्स लगाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और NH 966A पर स्ट्रीट लाइट्स कब तक लगा दी जाएंगी? सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद का प्रश्न ताप विद्युत और जल विद्युत संयंत्रों के उन्नयन का है। क्या सरकार देश में थर्मल और पन बिजली संयंत्रों के उन्नयन का प्रस्ताव रखती है? उसका विवरण और क्या सरकार ने थर्मल और जल विद्युत संयंत्रों के उन्नयन के लिए कुल लागत का अनुमान लगाया है और उसका विवरण क्या है? सांसद अरुण साव का प्रश्न नेशनल SC/ST हब एक्शन प्लान से जुड़ा है। क्या सरकार ने SC/ST उद्यमों से सरकारी खरीद बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय SC/ST हब कार्य योजना के तहत कदम उठाए हैं? परियोजना के विभिन्न हितधारकों का विवरण और इस परियोजना में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम द्वारा निभाई गई भूमिका क्या है? क्या सरकार ने बाजार की ताकतों से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे नए उभरते छोटे SC/ST उद्यमियों को समर्थन देने के लिए कदम उठाए हैं? उसका विवरण क्या है? क्या सरकार SC/ST उद्यमियों को वित्तीय सहायता के अलावा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव रखती है? उसका विवरण क्या है? सांसद चिंता अनुराधा का प्रश्न सामरिक पेट्रोलियम भंडारों से कच्चा तेल जारी करने से जुड़ा है। क्या सरकार ने नागरिकों को राहत देने के लिए अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से 5 मिलियन बैरल कच्चा तेल जारी किया है? देश भर में इन बैरलों का वितरण पैटर्न और बाजार की अस्थिरता को कम करने और भारत में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि को शांत करने के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य कार्रवाई। सांसद श्याम सिंह यादव का प्रश्न जल जीवन मिशन के अंतर्गत FHTC का है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में जल जीवन मिशन यानी कि JJM के तहत कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन यानी कि FHTC प्रदान किए गए ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत क्या है? सरकार की मंशा जौनपुर जिले में JJM के तहत लक्ष्य को कब तक पूरा करने का है? साथ ही पिछले 3 वर्षों के दौरान जौनपुर जिले में JJM के तहत कितने बार कार्यात्मक मूल्यांकन किया गया है? पिछले 3 वर्षों के दौरान JJM के तहत जौनपुर जिले में कार्यात्मक मूल्यांकन करने के लिए किस एजेंसी ने अनुबंध किया था? सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन का प्रश्न ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे का है। क्या यह सच है कि हाईवे क्षेत्र के उत्तरी हिस्से को दक्षिणी हिस्से से जोड़ने वाला ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे चालू है? उसका विवरण क्या है? क्या ECT विमान के
टैक्सी के समय को कम करेगा और यात्रियों को लैंडिंग के 12 मिनट के भीतर विमान से उतरने में मदद करेगा। और इसका विवरण क्या है? सांसद हसनैन मसूदी का प्रश्न वेपर रिकवरी सिस्टम से जुड़ा है। क्या सरकार ने ईंधन भरने के दौरान वाहनों और टैंकों से निकलने वाले वाष्पशील यौगिक बेंजीन युक्त पेट्रोल वाष्प के कारण होने वाले वायु प्रदूषण का संज्ञान लिया है? जम्मू कश्मीर सहित राज्यवार पेट्रोल पंपों पर स्थापित वाष्प रिकवरी सिस्टम का विवरण और कुल संख्या क्या है? क्या प्रति माह 100 किलोमीटर की बिक्री क्षमता के साथ वाष्प रिकवरी सिस्टम स्थापित करने में विफल रहने वाली डिफॉल्टर तेल कंपनियों के खिलाफ पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया है? सांसद कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी का प्रश्न जलाशयों में जलराशि के नुकसान से जुड़ा है। साल 1947 से अब तक जलाशयों में पानी की कमी का राज्यवार विवरण और उसके कारण। क्या सरकार जलाशयों में पानी की कमी को कम करने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है? जैसे कि जलाशय के सतह क्षेत्र को कम करना, जलाशय के तल और किनारों को अचूक सामग्रियों से अस्तर करना और जल प्रबंधन के तरीकों को अपनाना जो परिचालन रिसाव को कम करते हैं, और ऐसे अन्य उपाय विवरण साझा करें। सांसद राजीव रंजन ललन सिंह का प्रश्न जल भराव की समस्या से निपटने के लिए मास्टर प्लान का है। क्या सरकार बिहार के पटना जिले के मोकामा टाल क्षेत्र में जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का प्रस्ताव रखती है? क्या ये सच है कि गंगा नदी में 8 अलग अलग एजेंसियों द्वारा काम किया जा रहा है, जिनमें से वेबकास्ट नाम की एक एजेंसी को मास्टर प्लान तैयार करने का काम सौंपा गया था? क्या सरकार के पास मोकामा टाल क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के कार्य को प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव है? कब तक मोकामा टाल क्षेत्र बाढ़ के खतरे से मुक्त हो जाएगा और काम शुरू होने की संभावना है? सांसद नारायण भाई भीखा भाई काछड़िया का प्रश्न राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी परियोजनाओं से जुड़ा है। गुजरात में 2015 से सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का विवरण क्या है? क्या NHA 351 के सभी 5 पैकेजों की स्वीकृति प्रारंभिक चरण से ही लंबित है और इसके क्या कारण है? गुजरात में राजमार्गों विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग 351 पर घूमने वाले जानवरों के लिए सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? सांसद डॉक्टर GNV सेंथिल कुमार S का प्रश्न कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से जुड़ा है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुटीर उद्योगों की वर्तमान स्थिति और ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम क्या है? देश के आर्थिक विकास एवं सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि GDP में लघु एवं कुटीर उद्योगों का योगदान क्या है? क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि ग्रामीण, आदिवासी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और उन्हें पलायन करने से रोका जा सकेगा? और इस संबंध में सरकार द्वारा की गई और प्रस्तावित पहलों का विवरण क्या है? क्या सरकार ने देश में रोजगार के अवसर पैदा करने में कुटीर उद्योगों की क्षमता, योगदान के संबंध में कोई आकलन किया है? क्या सरकार ने विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके घरेलू कुटीर उद्योगों के पुनरुद्धार और संवर्धन के लिए कोई योजना बनाई है? कुटीर उद्योगों को बाजार उपलब्ध कराने और इन्हें उदार बाजार शक्तियों से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और उनके परिणाम क्या है? सांसद विष्णुदत्त शर्मा का प्रश्न गांवों को ODF प्लस का दर्जा दिए जाने से संबंधित है। मध्य प्रदेश में विशेष रूप से पन्ना, कटनी और छतरपुर जिलों में और गुजरात में विशेष रूप से कच्छ संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत भुज, अब्दासा, गांधीधाम,
रापर, मंडावी, अंजार क्षेत्र में गांवों का विवरण क्या है जिन्होंने खुले में शौच मुक्त प्लस यानी कि ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। ग्राम जल और स्वच्छता समितियों का विवरण जिन्हें फील्ड परीक्षण किट प्रदान की गई है और उन गांवों की संख्या जहां महिलाओं को पानी की गुणवत्ता और परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। क्या उत्तर राज्यों में सतही और भू जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, उसका ब्यौरा क्या है? सांसद सुप्रिया सदानंद सूर्य का प्रश्न PM स्वनिधि योजना के संबंध में है। क्या सरकार के पास देश में स्ट्रीट वेंडर्स की कुल संख्या के बारे में कोई डेटा है? PM स्वनिधि योजना के तहत तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या और योजना के तहत अपंजीकृत स्ट्रीट विक्रेताओं को शामिल करने के लिए उठाए गए कदम क्या हैं? इन लाभार्थियों को किस ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है और क्या सब्सिडी का प्रतिशत सरकार और लाभार्थियों द्वारा वहन किया जाएगा? क्या PM स्वनिधि योजना में शुरुआत से ही निजी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी है और क्या योजना में निजी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी बहुत कम है? क्या सरकार ने निजी बैंकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और योजना में कुल स्वीकृतियों और वितरण में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं? क्या सरकार को इस योजना के तहत लाभार्थियों को धन जारी करने में बाधाएं पैदा करने के लिए बैंकों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं? रेहड़ी पटरी वालों के बीच ई-कॉमर्स को बढ़ाने के लिए सरकार ने अन्य क्या कदम उठाए हैं? सांसद MK राघवन का प्रश्न कोझिकोड में जल निकायों के पुनरुद्धार से जुड़ा है। केरल राज्य में विशेषकर कोझिकोड में तालाबों और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? क्या कोझिकोड में तालाबों, नालों आदि जैसे पुराने जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए कोई धनराशि वितरित की गई है? यदि हाँ, तो शुरू की जा रही परियोजनाओं की स्थिति के साथ उसका विवरण क्या है? सांसद गणेश सिंह का प्रश्न सतना विमानपत्तन के उन्नयन से जुड़ा है। क्या सरकार ने सतना एयरपोर्ट को उड़ान योजना में शामिल किया है? क्या ये सच है कि एक निजी कंपनी को सतना हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू करने की मंजूरी दी गई है, लेकिन हवाई अड्डे पर आवश्यक सुविधाओं के अभाव के कारण वो उड़ान नहीं भर सकी है? क्या सतना हवाई अड्डे के उन्नयन के लिए कोई कार्रवाई की गई है और कब तक सतना हवाई अड्डे से उड़ान संचालन शुरू होने की संभावना है? ऐसी कोई नीति है जिसके तहत भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को उड़ान योजना के तहत पहचाने गए हवाई अड्डे के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए प्रदान करने की आवश्यकता है? यदि कोई एजेंसी उक्त हवाई अड्डे से उड़ानें संचालित करने में रुचि दिखाती है। हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित 100 करोड़ रुपए कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है? अब आपको बताते हैं कि लोकसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर कौन से मंत्रालय देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 2 प्रश्न नागरिक उड्डयन मंत्रालय से पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया की ओर से दिया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से पूछा जाएगा, जिसका उत्तर केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से दिया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान 7 प्रश्न जल शक्ति मंत्रालय से पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दिया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान 3 प्रश्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण तातू राणे की ओर से दिया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न का जवाब केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से दिया जाएगा।
एक प्रश्न विद्युत मंत्रालय से पूछा जाना है। प्रश्न का उत्तर केंद्रीय विद्युत मंत्री राजकुमार सिंह की ओर से दिया जाएगा। वहीं 3 प्रश्न सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों का जवाब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी की ओर से दिया जाएगा। और अब बात करते हैं आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पहला प्रश्न सांसद राजीव शुक्ला का है। उनका प्रश्न है, क्या सरकार उच्च न्यायालय के और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्त की आयु एक समान करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु में बदलाव करने का विचार रखती है? इससे संबंधी ब्यौरा क्या है? सांसद संगीता यादव के प्रश्न, क्या भारत पेरिस समझौते की राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान को पूरा करने की राह पर है? इससे संबंधित ब्यौरा क्या है? क्या भारत वर्ष 2030 तक बिजली उत्पादन में गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी में 40% तक की कमी लाने का लक्ष्य हासिल करने में समर्थ होगा? सांसद मस्तान राव बीड़ा के प्रश्न हैं, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत उन कुछ देशों में से एक है जहां दुनिया भर में समुद्र का जल स्तर बढ़ने का खतरा सबसे अधिक है और तत्पश्चात जल प्लावन का खतरा अधिक है? मंत्रालय ने ऐसे प्रभावों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश जैसे अतिरिक्त संवेदनशील राज्यों, जहां दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है, कि जलवायु परिवर्तन की प्रतिरोध की क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं? बाढ़ और चक्रवात जैसी बड़ी आपदाओं के संबंध में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग जैसी राष्ट्रीय परियोजनाओं में निवेश करने हेतु सरकार की क्या योजना है? सांसद डॉक्टर वी शिवादासन के प्रश्न हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, केंद्र सरकार, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों में कार्यरत श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है और पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों का वर्षवार ब्यौरा क्या है? भारत में कुल कार्य बल में से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभागों में कार्यरत कार्मिकों की प्रतिशतता कितनी है और पिछले 3 वर्ष के वर्षवार आंकड़े का ब्यौरा क्या है? देश में कुल कार्यबल में से संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का प्रतिशत कितना है और सार्वजनिक रोजगार की परिभाषा क्या है और भारत में सार्वजनिक रोजगार का प्रतिशत कितना है? सांसद विवेक के तनख्वाह के प्रश्न हैं, वर्ष 2024 तक PM 10 और PM 2.5 सांद्रता में 20 से 30% की कमी लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि NCAP के तहत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है? क्या NCAP प्रदूषण को कम करने में कामयाब रहा है? टर्बो हैप्पी सीडर यानी कि THS मशीन पहल के तहत वितरित मशीनों की संख्या कितनी है और दिल्ली में वर्तमान प्रदूषण स्तर को ध्यान में रखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की प्रभावकारिता का ब्यौरा क्या है? सांसद वाइको के प्रश्न है, पिछले 3 वर्ष के दौरान वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी कि WCCB में स्वीकृत पदों और भरे हुए पदों की संख्या कितनी है? क्या WCCB में 30% से अधिक पद खाली पड़े हैं? यदि ऐसा है तो पद नहीं भरे जाने के कारण क्या हैं? क्या कर्मचारियों की भारी कमी से ब्यूरो के दक्षतापूर्ण कामकाज करने में बाधा उत्पन्न हो रही है? पदों को भरने और ब्यूरो को संगठित वन्य जीव अपराध से निपटने के लिए दक्ष बनाने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है? सांसद राघव चड्ढा के प्रश्न है, देश में कार्यरत भिन्न भिन्न प्रकार के न्यायालयों, राज्यवार, जिलावार और प्रकारवार कुल संख्या कितनी है? क्या इन न्यायालयों में न्यायाधीशों की भी संख्या समय समय पर समीक्षा की जाती है? इससे संबंधित ब्यौरा क्या है?
क्या सरकार को उच्चतम न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है? देश के विभिन्न न्यायालयों में पंजीकृत वकील के न्यायालयवार और राज्यवार कुल संख्या कितनी है? क्या सरकार का न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली को मजबूत करने का कोई प्रस्ताव है? यदि ऐसा है तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है? सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी के प्रश्न हैं, पिछले 3 वर्ष के दौरान सरकार द्वारा संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या भारतीय संस्कृति के संरक्षण के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं? यदि हाँ तो इससे संबंधी ब्यौरा क्या है? सांसद बृजलाल के प्रश्न है, क्या सरकार 40 वर्ष पुराने वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है? क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समिति गठित की है? यदि हाँ तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? इससे संबंधित ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने इस कानून में बदलाव के संबंध में सभी संबंधित हितधारकों और राज्य सरकारों के साथ कोई वार्ता की है? यदि की है तो तक संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? सांसद KRN राजेश कुमार के प्रश्न, क्या ये सच है कि मंत्रालय द्वारा दिए गए कड़े नीतिगत दिशा निर्देशों के कारण विभिन्न राज्य सरकारों के श्रम कल्याण बोर्डों के खातों में अव्ययित राशि पड़ी है? यदि ऐसा है तो राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है? क्या मंत्रालय दिहाड़ी मजदूरों की बेहतरी के लिए राशि का उपयोग करने हेतु नीतिगत दिशा निर्देशों में संशोधन करने पर विचार कर रहा है? इसके क्या कारण है? सांसद प्रकाश जावड़ेकर के प्रश्न हैं, क्या केरल राज्य सरकार द्वारा पुनः तैयार किए गए पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन के मानचित्र प्रस्तुत किए गए हैं? केरल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर मंत्रालय ने क्या सम्मुक्तियां दी हैं? सांसद पवित्र मार्गरेटा के प्रश्न हैं, विगत 3 वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर और असम में गुरु शिष्य परंपरा योजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है? विगत 3 वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर और असम में नियोजित शिक्षकों की संख्या सहित इस योजना के अंतर्गत कुल प्रशिक्षार्थियों का ब्यौरा किया है। विगत 3 वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर और असम में इस योजना के अंतर्गत गुरुओं और शिष्यों को मानदेय देने के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है? सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के प्रश्न हैं, क्या यह सच है कि विगत 2 दशक के दौरान चोरी हुई अनेक भारतीय प्राचीन कालीन वस्तुओं को भारत वापस लाया गया है? यदि हाँ तो इससे संबंधित देशवार ब्यौरा क्या है? और विगत 3 वर्षों के दौरान वापस लाई गई मूर्तियों और उन देश की सूची का ब्यौरा क्या है जहां से इन्हें वापस लाया गया है? सांसद R गिरिराजन के प्रश्न हैं, क्या तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स इसरो के प्रक्षेपण यानों और उपग्रह कार्यक्रमों हेतु स्टोरेबल लिक्विड प्रोपेलेंट की आपूर्ति के लिए उत्तरदायी है? यदि ऐसा है तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है? क्या इसरो IPRC महेंद्रगिरी में अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट इंजनों, क्रायोजेनिक इंजनों और प्रक्षेपण यानों हेतु चरणों के एकीकरण और परीक्षण, अपर स्टेज इंजनों और स्पेसक्राफ्ट थ्रस्टर्स के अत्यधिक ऊंचाई पर परीक्षण करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और उन्नत नवाचारों को अपना रहा है? विगत 3 वर्षों के दौरान IPRC महेंद्रगिरी को वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है? सांसद डॉक्टर CM रमेश के प्रश्न हैं, क्या राष्ट्रीय जलीय पारितंत्र संरक्षण की योजना यानी कि NPCA के अंतर्गत देश में झीलों की संख्या के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है? विगत वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में कितनी झीलें उपेक्षित रही? इससे संबंधित ब्यौरा क्या है? पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से इस
इन झीलों का पुनरुद्धार करने तथा उन्हें अशोधित मलजल से मुक्त करने तथा झील से गाद निकालने के लिए खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा किया है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब देने वाले मंत्रालयों और मंत्रियों की भी आइए आपको जानकारी उपलब्ध करवा देते हैं। संस्कृति मंत्रालय से 3 प्रश्न होंगे जिनका उत्तर केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी देंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से 1 प्रश्न होगा जिसका उत्तर केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू देंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से 6 प्रश्न होंगे जिनका उत्तर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव देंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से 2 प्रश्न होंगे जिनका उत्तर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव देने वाले हैं। विधि और न्याय मंत्रालय से 2 प्रश्न होंगे जिनका उत्तर विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल देंगे। अंतरिक्ष विभाग से 1 प्रश्न होगा जिसका उत्तर अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह देंगे। राज्यसभा में आज 2 विधेयक विचार तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। राज्यसभा में पहला विधेयक है भेषज संशोधन विधेयक 2023, द फार्मेसी अमेंडमेंट बिल 2023। विचार और पारित किए जाने के लिए सदन में पेश किया जाएगा। विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। विधेयक के माध्यम से भेषज अधिनियम 1948 में संशोधन किया जाना है। विधेयक के ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस की बात की जाए तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन के कारण जम्मू और कश्मीर फार्मेसी अधिनियम संवत 2011 सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू विभिन्न अधिनियम निरस्त हो गए। नतीजतन जम्मू और कश्मीर फार्मेसी काउंसिल का पुनर्गठन किया गया। फार्मेसी अधिनियम 1948 में धारा 32C शामिल करके MHA के वैधानिक आदेश दिनांक 5/10/2020 के माध्यम से जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में अपनाया गया। इसी प्रकार फार्मेसी अधिनियम 1948 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में गृह मंत्रालय के वैधानिक आदेश दिनांक 23/10/2020 द्वारा अपनाया गया। इस अधिसूचना से अस्पष्टता हुई क्योंकि इसमें इस बात का वर्णन नहीं किया गया था कि क्या जम्मू और कश्मीर फार्मेसी अधिनियम 2011 के अधीन अनुमोदित हड़ताल रखने वाले व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकृत करने का अधिकार है। प्रस्तावित परिवर्तनों पर गृह मंत्रालय के साथ चर्चा की गई और दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया। राज्यसभा में दूसरा विधेयक है निरसन और संशोधन विधेयक 2023, द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2023। विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। विधेयक के माध्यम से कतिपय अधिनियमितियों का निरसन और अधिनियमित का संशोधन होना है। विधेयक के ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस की बात की जाए तो विधेयक उन आवधिक उपायों में से एक है जिसके द्वारा अधिनियमितियां निरसित कर दी गई हैं। विधेयक के खंड 4 में सचेतकारी उपबंध सम्मिलित है जिसका इस प्रकार के विधेयक में होना सामान्य है। लोकसभा की कार्यसूची की बात की जाए तो आज मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव पर मंगलवार से शुरू हुई चर्चा को आज आगे बढ़ाया जाएगा। सांसद गौरव गोगोई ने 8 अगस्त को प्रस्ताव पेश किया था कि ये सभा मंत्रिपरिषद में अपने विश्वास का अभाव प्रकट करती है।
आइए अब नजर डालते हैं लोकसभा में आज विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत होने वाले विधेयकों पर। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 द एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 को पारित करने का प्रस्ताव केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। विधेयक के माध्यम से अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन किया जाना है। विधेयक के अगर हम ऑब्जेक्ट्स और रीजंस की बात करें तो अधिवक्ता अधिनियम 1961 का 25 कानूनी प्रैक्टिशनर्स से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित करने और बार काउंसिल और एक अखिल भारतीय बार के गठन का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। आजादी से पहले ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 ने क्राउन को लेटर्स पेटेंट द्वारा भारत में उच्च न्यायालय स्थापित करने में सक्षम बनाया। इन लेटर्स पेटेंट ने उच्च न्यायालयों को अधिवक्ताओं और वकीलों के नामांकन के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत और सशक्त बनाया। स्वतंत्रता के बाद भारत में न्यायिक प्रशासन में बदलाव की आवश्यकता के अनुरूप विधि आयोग को न्यायिक प्रशासन के सुधारों पर एक रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।